नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर। आज एक और चर्चा, अलग कोई चर्चा नहीं है, चर्चा इससे पहले जो हम लोग कर चुके हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इससे पहले एक डिस्कशन कर चुके हैं, वो डिस्कशन हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यानी हमारे कैबिनेट के द्वारा इस रिपोर्ट को, जिसे प्रस्तुत किया जा चुका था मार्च 2024 के ही महीने में, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा गया था। लेकिन चूंकि चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए इस रिपोर्ट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई। फिलहाल 2 दिन पहले इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया कैबिनेट ने इस पर डिस्कशन किया, चर्चा किया और लागू कर दिया, मतलब ये स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना के बारे में बताया। अब उस योजना के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये कि क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा, ज़मीन की हकीकत पर उतर पाएगा, और अगर ऐसा है उतरेगा कि नहीं उतरेगा वो बाद की बात हो जाती है। पहले तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसे किस प्रक्रिया के द्वारा पारित कराया जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा इसे लागू कराया जाएगा और फिर इसे ज़मीन की हकीकत पर उतारा जाएगा। जैसा कि रिपोर्ट कहती है कि साहब ये पूरी प्रोसेस अगर करनी होगी तो इस वक्त तो नहीं हो सकती, 2024 वर्ष में तो नहीं हो सकती, क्योंकि 2024 वर्ष का जो चुनाव था वो तो हो गया। अब इसको अगर लागू करना होगा तो ये लागू हो पाएगा 2029 में, यानी अगले 5 साल बाद। लेकिन उससे पहले कुछ और प्रक्रियाएं होंगी, जैसे कि साहब जनगणना हो जानी चाहिए। जनगणना हो जाने के बाद परिसीमन आयोग के द्वारा सीटों का निर्धारण किया जाएगा, जो भी 2026 तक नहीं हो सकता, क्योंकि सन 2000 में एक संविधान संशोधन करते हुए वो जो निर्धारित सीटों की संख्या थी उसे 2026 तक के लिए नियतांक कर दिया गया। इतना ही होगा तो लोकसभा विधानसभा सबकी सीटें तो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, न कम न ज़्यादा। जो कुछ भी करना होगा वो 2026 में होगा। तो अब ये 2026 में होगा, जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग आएगा और इन सब की पूरी प्रक्रिया के बाद ये फिर लागू होगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक ऐसा रिपोर्ट या एक ऐसी प्रक्रिया बन गई, जैसे आपको याद होगा तो एक बिल आया था महिलाओं को लेकर के, संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी सशक्तिकरण बिल कहा गया था, जिसको भी ये कहा गया कि लागू तो हमने कर दिया, लागू का मतलब है इसे हमने पारित करा लिया है, अब ये लागू होगा, भविष्य के गर्भ में है। अब ये भविष्य के गर्भ में चला गया और भविष्य नाम की माता जब इस गर्भ से यानी कि अपने समय काल का जब पूरा कर लेंगी गर्भावस्था का, तब वो बिल जमीन पर लागू होगा। तो क्या कुछ वैसा यहाँ पर भी होने जा रहा है कि इसे संसद की प्रक्रिया से गुजार दिया जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा 29 में होगा कि 29 के बाद वाले साल में होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको भी लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक तरीके से राज्यों की स्वतंत्रता, राज्यों की जो स्वायत्तता, स्वतंत्रता का मतलब संघ से अलग होने की बात नहीं है, राज्यों की कुछ मामलों में स्वतंत्रता, राज्यों की कुछ स्वायत्तता, क्या उसका हनन तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। फिलहाल अब इन मसलों को, जो कि भविष्य के गर्भ में जाने वाले हैं, इनकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो इस कानून को यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया से गुजरेगा, इसके बारे में जान लिया जाए।
क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। अब देखिए, अगर हम लोग रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो रिपोर्ट ये कहती है कि इसके लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। इसके लिए कानून बनाने के लिए संसद से पास कराना पड़ेगा इस बिल को, और इस बिल को जब पास कराना पड़ेगा तो फिर एक बिल लाना पड़ेगा। वो बिल जो आएगा वो संविधान में संशोधन किया जाएगा। ठीक, संविधान में संशोधन कोई नया काम नहीं है। संविधान में संशोधन की अगर बात किया जाए तो देखिए, जब हमारी संविधान सभा बैठी थी और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसकी अगर बात किया जाए तो संविधान सभा के द्वारा ये कहा गया कि जो कुछ हम लोगों ने बनाया, अभी जो मसौदा तैयार कर दिया, जो का संविधान बन गया, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि जब जब समय देश काल आगे बढ़ेगा तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी। समय समय के अनुसार इसमें जो जो आवश्यकताएं होंगी वो संशोधन किया जाएगा। लेकिन संशोधन की ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी इसको, क्योंकि अगर मान लीजिए आसान बना देते हैं तब तो फिर इंग्लैंड की तरह से है, प्रधानमंत्री या संसद का सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद के बहुमत के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, पुराना वाला नियम खत्म। यानी कुल मिलाकर बहुत आसान हो जाएगा और आए दिन बदलता रहेगा। तो संविधान सभा के सदस्यों को यह मालूम था कि ये देखिए, इंग्लैंड के लिए तो ठीक है, इंग्लैंड के लिए तो ठीक है वो व्यवस्था जो इंग्लैंड में चल रही है, लेकिन भारत के लिए कतई नहीं ठीक है। उसका कारण ये है कि भारत में उस समय की अगर बात किया जाए तो पढ़े लिखे लोगों का, राजनीतिक विचारधारा का अगर बात किया जाए, कितना जानते हो कितना नहीं जानते, इन सब को लेकर बहुत बड़े मुद्दे थे। इसीलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तो किया गया, लेकिन उसे न बहुत कठिन बनाया गया न बहुत सरल बनाया गया। अब इसका प्रावधान है कहाँ, ये भी देख लिया जाए। अगर हम लोग संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का प्रावधान हमारे भाग यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में दिया गया है। आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। यहाँ से आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो अमूमन संविधान ने जो प्रक्रिया बताया है वो 3 है। एक प्रक्रिया है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत जैसे आप मान लो कि राज्यों का नाम बदलना है, राज्यों की सीमाएं बदलनी है, राज्यों की 2 राज्यों की या 3 राज्यों की सीमाओं से मिला करके किसी एक राज्य का निर्माण करना है, वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता प्राप्त करनी और नागरिकता समाप्त करने के लिए किसी प्रकार का संशोधन करना है, वो भी हो जाएगा। और ज़्यादा दूर नहीं जाते, आपको याद होगा 2019 वर्ष में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जो एक पूर्ण राज्य था, देखिए उसकी सीमा में भी परिवर्तन किया गया और पूर्ण राज्य की जगह पर उसे एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं लाना पड़ा, जिसके लिए देश के आधे राज्यों का जो समर्थन चाहिए था वो भी नहीं मिलना पड़ा। संसद के दोनों सदनों में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, ये किसी भी तरह से हो सकता है, पहले लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, पहले राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत जाएगा। लेकिन चूंकि ये मामला साधारण संशोधन जिसे कहा जाए, जो साधारण बहुमत से मिल जाता है, उससे तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये मामला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें राज्य की विधानसभाएं जोड़ जाती हैं। तो ये कुछ वैसा मामला बन गया कि अगर हमें राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन करना पड़ेगा तो हम लोगों को दूसरे और तीसरे वाले क्रम पर चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है, विशेष बहुमत की बात करता है। तीसरा क्या है कि संसद से ये विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा तो राज्यों का भी समर्थन चाहिए और आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए, है ना। तो इस फिलहाल ये प्रक्रिया उसी दौर पे चलने वाला है। यानी कुल मिलाकर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के संविधान संशोधन की बात किया जाए, और वैसे भी
इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम लोग अमेंडमेंट को लेकर बात करेंगे तो बड़े अमेंडमेंट किए जाएंगे। जैसा कि कोविंद जी की रिपोर्ट ने कहा कि साहब कम से कम 18 संशोधन किए जाएंगे, अलग अलग अनुच्छेदों के तहत कर दिए जाएंगे। वो एक अलग विषय रहेगा कि इस पर बैठ करके अब वो सर्वदलीय बैठक होगी कि सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी, क्या होगा वो सरकार तय करेगी। लेकिन ये कई बड़े परिवर्तन जो होंगे या जो किए जाएंगे, उनकी जो बात हो रही है, उन्हें हो सकता हो थोड़ा कम करके आगे चला दिया जाए, कुछ मामलों को आपसी सहभागिता से कर दिया जाए, वो एक अगला मुद्दा है। वो तो जब ये सब कुछ आएगा संसद में तब की बात है। तो अब ये संविधान का संशोधन की बात आ गई है और ये बिल जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका शीतकालीन सत्र है उसमें इस बिल को लाया जाएगा, उसमें ला करके इसको पारित कराया जाएगा। और जब इसको पारित कराया जाएगा तो मैं आपसे फिर बता दूं, अब यहाँ पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया चलने जा रही है वो कैसे चलेगी। वो चलने वाली है कि साहब पहली कंडीशन क्या होगा कि संसद का विशेष बहुमत, यानी कि संसद की कुल सदस्यता, संसद का मतलब है सदन, सदन की कुल सदस्यता, इसलिए सदन शब्द का प्रयोग किया गया। शब्दों को ध्यान देते रहिएगा क्योंकि ये अलग अलग सदन से, पहले या तो राज्यसभा में आएगा या तो पहले आपका लोकसभा में आएगा, जहां से भी आएगा। तो सदन की कुल सदस्यता का 50% से ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए। पहली कंडीशन क्या हो गई, कुल सदस्यता का। मान लो लोकसभा से पहले आता है तो लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान समय में जो बनती है वो 542 बन जाती है। अब आप कहोगे सर है तो 543, आप 542 कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सीट फिलहाल रिक्त है। आपको याद होगा जो केरल की वायनाड सीट है वहां से सदस्यता को त्याग दिया गया है, तो वो त्याग दिया गया, इस वजह से वर्तमान समय में संख्या बनती है 542। और 542 का आधा और आधे से ज्यादा, समझिएगा आधे तक काम नहीं चलने वाला कि बस हम लोग ने उठाया 542 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, बस हमको जो रिजल्ट मिल गया वही होगा ना। 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब वो कितना ज्यादा होगा इसका निर्धारण नहीं है, यानी कम से कम जो ज्यादा की संख्या चाहिए वो कुछ ऐसा होगा 542 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दिस इज मिनिमम। ये कम से कम की संख्या होगी, यानी इससे ज्यादा ही चाहिए। क्या चाहिए, 542 बटे 2 प्लस 1, यानी 542 को आपने 2 से भाग कर दिया, जो आपके पास रिजल्ट आया उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वो 50% से ज्यादा की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर प्राप्त करना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस पहली प्रक्रिया में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो भाई अब चलते हैं इसके अगले प्रक्रिया में। अब ये साधारण बहुमत से आया, अब इसके बाद इसको जब आगे वोट करने की नौबत आएगी तो देखिए अब आएगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या कहेगा कि सदन में कुल सदस्य, सदन में मौजूद सदन में उपस्थित कुल सदस्य। ठीक, अब देखिए शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, सदन में मौजूद, सदन में उपस्थित कुल सदस्य का क्यों मतलब प्रयोग किया गया। बड़ा सीधा कारण है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा हो सकता है कि भाई देखो 542 सदस्य आ जाएं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सदस्य को कोई ऐसा काम पड़ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो इस समय सदन में उपस्थित न हो पाए, जिसकी वो पूर्वानुमति यानी प्रायर इंफॉर्मेशन दे देगा, प्रायर अप्रूवल मिल जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष से या राज्यसभा के सभापति से, जहां से भी होगा। तो कहा गया मान लो 2 सदस्य और हटा देते हैं, किसी कारण से वो एब्सेंट हो गए, कुछ बात हो गई। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अब हम लोग लोकसभा की बात करेंगे तो 2 सदस्य और कम हो गए, किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाए मतदान के समय। तो जब मतदान दिया जाएगा तो उपस्थित सदस्य का 2/3, यानी अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संख्या, अब अगर आप 540 हम लोग बोल रहे थे
तो 540 का आपको निकालना पड़ेगा 2/3 हिस्सा कि क्या होगा, है ना, 2/3 क्या होगा। अगर मैं वर्तमान संख्या से बात करूं तो करीब करीब ये संख्या 361-62 के आसपास होगी। यानी जब वोट किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर के, तो जो आपको नंबर, यानी सरकार को इस विधेयक को पारित कराने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर होगा 361 और 62 के आसपास। ये संख्या अपने आप में बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जो हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा था तो 30 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। अब जो कांटा फंसेगा, जो मामला फंसेगा, वो इसी 2/3 बहुमत पर आकर फंसेगा। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिल सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मिल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर समय समय पर हमारे नेताओं की जो आत्मा है वो जागृत होती है। अब वो कैसे जगाई जाती है, उसके जागने के क्या कारण होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये नहीं पता, लेकिन जागती है। कई बार हम लोगों ने देखा, अभी जनवरी या पिछले 1 साल के दौरान देखें तो कई बार कई अलग अलग चुनावों में, चाहे राज्यसभा का रहा हो या किसी अन्य का रहा हो, तो उसमें हम लोग ने देखा, पाया कि बहुत सारे नेताओं की आत्मा एकदम से जागी है और एकदम से जागने के बाद वो उन्होंने अपने विचारों को जो पहले वाला था बदल दिया। हो सकता हो बदल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर लोकसभा में ये संख्या चाहिए होगी 362 के आसपास। जब राज्यसभा में जाएगा तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तब आप 245 का 2/3 निकाल लीजिएगा, तो 2/3 अगर 245 का निकालेंगे तो भी आपका एक अच्छा खासा फिगर निकलने वाला है, एक बड़ा लंबा फिगर निकलने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर दोनों दशाओं में देखा जाए तो सरकार के पास, यानी जो सत्ता पक्ष है, जो पक्ष इस बिल को लेकर आने वाला है, उसके पास उस आंकड़ों को जुटा पाने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो इसके बाद की भी बात करते हैं। अब ये तो मान लिया, हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि संसद के दोनों सदन से अलग अलग ये पारित हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही यही है कि इसे संसद के दोनों सदन से अलग अलग पारित होना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि हम संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और मनी बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, हमेशा ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, और संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता तो इसको एक एक सदन से अलग अलग पारित करा लिया जाएगा। अब मान लेते हैं दोनों सदन से पारित हो गया, लेकिन दोनों सदन से पारित होने के बाद भी ये राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा सहमति के लिए। अभी इसे एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और वो ये कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये बिल जाएगा राज्य की विधानसभाओं के पास। अब राज्य की विधानसभाओं के पास क्यों जाएगा? क्योंकि विधानसभा का भी तो चुनाव है, इसलिए राज्यों का भी सहमति चाहिएगा, राज्यों का भी समर्थन चाहिए। तो राज्य की अगर बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम लोग सिर्फ राज्य की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ देर के लिए अलग कर दें, तो हमारे पास राज्यों की संख्या बनती है बच्चे 28। ठीक है, 28। अगर हम लोग यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ देते हैं, मान लो यूटी जोड़ भी देते हैं 3, तो ये बन जाता है 31। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर यूटी की बात का टोटल स्टेट, ये आपके बन गए टोटल स्टेट। ठीक है, लेकिन इसमें से अगर बात किया जाए तो देखो अभी तो एक सदन का चुनाव ही होने जा रहा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक, तो फिलहाल अगर हम लोग इस आंकड़े को, पहले वाले आंकड़े को लेकर चले, थोड़ा आसान समझने के लिए बात करते हैं, तो 28 राज्य की अगर बात करें तो 28 राज्यों में ये जाएगा। अब 28 राज्यों में से कम से कम आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए। 28 का आधा कितना होता है? 28 का आधा होता है 14।
तो आधे से ज़्यादा, मैंने आपसे क्या बताया, आधे से ज़्यादा की गणना हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर वो संसद में बहुमत की बात करता है कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 50% से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा ना कोई मिनिमम लिमिट लगाया गया है ना कोई मैक्सिमम लिमिट लगाया गया है। बस ये कहा गया कि साधारण बहुमत में अगर बात करेंगे तो आधे से ज़्यादा होना चाहिए, 50% से ज़्यादा। तो चलो 50% से ज़्यादा कर ले। अभी मैंने आपसे कहा ना 50% में एक जोड़ देंगे ज़्यादा हो जाएगा, ये मिनिमम हो गया, ये कम से कम का हो गया। हम लोग कम से कम वाले ही आंकड़े पर चलते हैं, क्योंकि संविधान ना अधिकतम की बात करता है ना न्यूनतम की बात करता है। तो हम लोग भी क्यों करें, तो हम लोग न्यूनतम वाले पर लेकर चलते हैं। तो आधे से ज़्यादा राज्यों का, तो आधा राज्य तो हो जाता है 14, और हम लोग न्यूनतम वाला संख्या ले लेते हैं। तो आधे से एक ज़्यादा का मतलब हो जाएगा 15 राज्य। तो 15 राज्य की विधानसभाओं का भी समर्थन चाहिए। अब अगर राज्यवार अगर आंकड़ा देखा जाए तो देखिए 12 राज्य ऐसे हैं वर्तमान समय में जहां पर सत्ताधारी दल का अपना खुद का सरकार है। तो चलो 12 राज्यों से कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी बचे राज्य जो कम से कम 3 चाहिए, उनमें आपका कॉल्यूशन है, अलग अलग राजनीतिक दलों से समझौता है। ठीक, अब हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये समझौता चल रहा है इस मुद्दे पर आकर मत विभाजन हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में जब बहुत कुछ जाना और समझा जाएगा, फिर कई सारे हमारे जो राजनेता और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं, उनकी अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आने जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये बिल शीतकालीन सत्र में आएगा या नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कैबिनेट ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम इसे कब लेकर आने वाले हैं। ठीक, इसे कब लेकर आने वाले ये नहीं कहा है। हाँ, गृह मंत्री जी का ये कहा गया कि 2024 वर्ष के में हम लोग इसे पारित करा लेंगे। अगर इस बात को देखा जाए तो इस बार के सदन में यानी कि शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद बनती है, लेकिन ये कंडीशन बनेंगी इस बिल के पारित हो जाने में। पहली तो समस्या संख्याओं की ही है। पहली समस्या संख्या लोकसभा, पहली समस्या संख्या राज्यसभा, तीसरी संख्या आपके राज्यों को लेकर। अच्छा, एक कंडीशन और बढ़ लेते हैं भाई। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता चला गया, चंगा सी होता चला गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये राज्यों से भी पारित होकर वापस पहुंच गया है। अब जब वापस पहुंच गया संघ के पास यानी संसद के पास, तो अब ये बिल जाएगा कहां पर, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति के पास अमूमन या तो राष्ट्रपति हमारे बहुत स्ट्रांग विलिंग वाले आदमी, ज्ञानी जैल सिंह जैसे टाइप के आदमी हो, जो ये कह दे नहीं पास होने दूंगा बिल, लो पैकेट बना के जेब में डाल लिया, जिसे पॉकेट वीटो कहा गया, कुछ वैसा विल पावर वाला राष्ट्रपति हो तो बात दूसरी है। फिलहाल वर्तमान समय में ये कह पाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा इसे बड़ी ही सहमति के साथ, बड़ी ही आम सहमति के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि विचारों की अगर बात किया जाए तो यानी कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन प्रॉब्लम होगी कहाँ पर, जब वो नंबर चाहिए होगा राज्यसभा में, जब वो नंबर चाहिए होगा लोकसभा में, और जब वो नंबर चाहिए होगा राज्यों की विधानसभाओं में। पहली परेशानी क्रॉस कर ले जाएंगे, तब फिर ये बिल पास तो हो गया, और पास होने के बाद फिर ये कुछ वैसे ही बस्ते में जाएगा जिसमें से कभी निकलेगा, यानी ये बोतल में जाएगा जो कि एक जिन्न का बोतल होगा, उसका ढक्कन कब खोला जाएगा। अभी तक की मियाद ये कहती है कि उस जिन्न का बोतल 2029 में खुल सकता है। खुल जाएगा ये नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती कई सारी घटनाएं हैं। जनगणना होगा, जो लेटेस्ट जनगणना होगा, उस लेटेस्ट जनगणना पर परिसीमन आयोग बनेगा 82-83 के तहत जो होता है, शायद 82-83 ही है, जो भी है, परिसीमन आयोग बनेगा। परिसीमन आयोग उसके बाद अपना जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद फिर वो इस पर अपना रिपोर्ट देगा, राष्ट्रपति को देगा।
फिर उसके बाद ये कहीं पर लागू होगा। तो जैसे नारी वंदन शक्ति वाला हम लोगों ने कानून देखा था, कुछ वैसा ही होने जा रहा है क्या? फिर से एक बार पास कर लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा इसको कब से लागू कर दिया जाएगा। मतलब हम आज स्नातक की डिग्री ले लेते हैं, इस डिग्री का प्रयोग हम कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये भविष्य की बातें होंगी। तो ये इसकी अगली प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताया। तो ये तो प्रक्रिया है संविधान संशोधन के तहत, और इसको कई एक बार अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने कहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो कई सारे रिकमेंडेशन हैं उन्हें हम लोग काफ़ी रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे, यानी कई चीज़ों को एक साथ जोड़कर लाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल ने कहा है, मंत्रिमंडल का अपना कहना है। हो सकता है कि कई क्लॉज को जोड़ दिए जाएं, बिल्कुल हो सकता है, उसके माध्यम से फिर इसको पारित कराया जाए। लेकिन पारित होने के बाद ये लागू कब से होगा इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या लागू होगा या नहीं होगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि भारत राजनीतिक दलों वाला देश है ना, प्रेसिडेंशियल कंट्री तो है नहीं अमेरिका जैसा कि वहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं होती और ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, यानी कुल मिलाकर वैसी दशा तो नहीं है। अब ऐसा देश जो बिल्कुल इतने सारे कई सारे अपने योग्यता काबिलियत तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, विविधता जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे बिल का आना, पारित होना, सब कुछ होना, ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आगे क्या क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग इसको लेकर आए थे तो मैंने आपको इसके प्रोसेस के बारे में नहीं बताया था। मुझे लगा इसके प्रोसेस के बारे में आपको बता देना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो आपको बना दिया है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रोसेस हम लोग समझ जाएंगे। बाकी लोकसभा, हमारी सरकार, लोकसभा के सदस्य, हमारी विधानसभा और हमारी प्रदेश की सरकारें तय करेंगी कि इस पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल ये गर्म मुद्दा है, इस गर्म मुद्दे पर आप अपनी नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे से आने वाले समय में बहुत कुछ राजनीतिक तीर, राजनीतिक साधने जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और एक गुजारिश आप लोगों से मैं हमेशा करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब आगे बढ़ें, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।